पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया गया, तमिलनाडु में इतिहास रच दिया गया, बाकी जगह भी इतिहास रच दिया गया। और सबसे पहले हमने किसी सरकार को नहीं चुना है, किसी दल को नहीं चुना है, किसी विचारधारा को नहीं चुना है। सबसे पहले हम जो आप बात कह रहे थे उससे मैंने कनेक्ट किया तमिलनाडु की सियासत को। एक फिल्मों के स्टार मुझे भी पसंद है, आप में से बहुत लोग उनकी फिल्में देखते होंगे। भारत में भी जो नेता रहे हैं और आज भी जो हैं वो भी अभिनेता ही हैं, सब अभिनय ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो खुले तौर पे अपने आप मुझे अभिनय से कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है अभिनेता होने से। लेकिन मुझे समस्या तब होती है जब आप जनता के सामने अभिनय कर रहे होते हैं। अगर महिलाओं को 1,500 के बजाय 2,500 रुपए महीना दिया जा रहा है, अगर कोई और योजना शुरू की जा रही है या किसी को घर बैठे अनाज मिल रहा है, जैसे वो खुद को जानती नहीं रही है, अपना मूल्य कभी पहचानती नहीं रही है, ऐसे ही आज वो अपना वोट भी चंद रुपयों के लिए बेच देती है। महिला मनुष्य ही नहीं हो पा रही है। आप अगर खुद ही अड़े हुए हो कि अपना नाश ही करना है तो संविधान आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि संविधान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो व्यक्ति को जा करके भीतर से प्रकाशित कर दे। इसको स्पष्ट करिए ना कि इसको चुने उसको, किसी को भी चुनते आप बात यही बोलते, तो फिर किसी को ना चुने ये काम कैसे चलेगा। नमस्कार, ये एक बहुत ही शानदार मंच है। न्यूज इंडिया 24/7 की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आचार्य प्रशांत मेरे साथ मौजूद हैं और आचार्य प्रशांत के जितने फैंस हैं वो भी मेरी आंखों के सामने हैं। वो जब इस जगह पर आए तब से मैं लगातार देख रहा हूं, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए किस तरह से आतुर दिखाई दे रहे हैं और वो भी कृतज्ञता के भाव से भरे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सबसे पहले आचार्य जी। और आज जब मैं आचार्य जी से बात कर रहा हूं तो मुझे सौभाग्य कई बार मिल चुका है बात करने का। दर्शन पर हम लोगों की बहुत बात होती है, लेकिन आज हम लोग आते आते जो थोड़ी सी बातचीत हुई है उसमें यह कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो कुछ देश में चल रहा है, खासतौर पर इलेक्शन, राजनीति, उनकी खबरों से सब कुछ छाया हुआ है, अटा पड़ा है, उस पर कुछ बातचीत की जाए। तो शुरुआत तो मैं जो अभी वर्तमान नतीजे आए हैं उससे करना चाहता हूं। और थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई थी और मेरा मन कर रहा था लंबी जाए, तो मुझे पता था बैठ के बात करना है, फिर करा जाएगा। एक एक करके शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया गया, तमिलनाडु में इतिहास रच दिया गया, बाकी जगह भी इतिहास रच दिया गया, हर जगह इतिहास ही इतिहास है। लेकिन शुरुआत पश्चिम बंगाल से। वहां की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इन चुनावों का आप पहले तो चुनाव में आपकी रुचि रहती है? जितना कुछ भी जीवन में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, सब देखता रहता हूँ। चुनाव एक हमारे जीवन में भी चुनाव होता है और ये सब चुनाव से ही जूझते हैं जब चुनना होता है कुछ। और एक चुनाव होता है कि हमें कौन चलाए का चुनाव। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल का आकलन कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे अभी आपने कहा, आम आदमी के जीवन के हर चुनाव का आकलन किया जाता है। कांग्रेस थी, फिर इतने दशकों तक कम्युनिस्ट रहे वहां, फिर 15 साल तक तृणमूल, अब भाजपा। इसमें आपको कहीं कोई संगति दिखाई दे रही है, कोई हार्मनी, कोई तारतम्य, कोई समरसता दिखाई दे रही है? जब व्यक्ति सुलझा हुआ होता है, जब व्यक्ति का मानस, जब जनमानस सुलझा हुआ होता है, तो ऐसे विपरीत ध्रुवों पर कूदफान नहीं होती। तब किसी एक केंद्र से व्यक्ति अपने जीवन को, अपने लोकतंत्र को, अपने राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। पर यहां ये क्या हो रहा है? कम्युनिस्टों और तृणमूल के बीच में क्या साझा था? अब तृणमूल और भाजपा के बीच में क्या साझा है? बात बस इतनी सी है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें चाहिए क्या। तो कभी इधर भागते हैं, वहां जाकर बैठे रहते हैं। एक जगह 30 साल बैठ गए थे, एक जगह 15 साल बैठ गए, अब कहीं और चले गए हैं, वहां बैठ जाएंगे। लेकिन ये सब काम नशे में ही हो रहे हैं। एक से बदलकर दूसरी तरह का जो नशा है वो स्वीकार कर लिया जा रहा है
नशे का मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसको आप बीमारी से ही बदल सकते हैं। जब व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है जी, तो अलग अलग मौसम में उसको अलग अलग तरह की बीमारियां लगती हैं, मौसमी बीमारियां लगती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि बीमारियां बदल रही हैं और उसको आप कह सकते हो ऐतिहासिक बदलाव। वो बीमारियां नहीं बदल रही हैं, वो बस मौसम बदल रहे हैं, भीतर की कमजोरी यथावत है। मौसम बदले, हवाएं बदली तो नशा बदल गया, बीमारी बदल गई, चयन बदल गया, लेकिन व्यक्ति भीतर से अभी भी उतना ही अज्ञान में है, अंधकार में है, नशे में है, बेहोशी में है, जितना वो कभी भी रहा है। देखिए, जब आपको कुछ चुनना नहीं आता, आप नहीं जानते कि अपने लिए व्यापार कैसे चुने, आप नहीं जानते अपने दोस्त यार कैसे चुने, आप अपने लिए ठीक से खाना चुनना भी नहीं जानते, जो सब खा रहे हैं, जो परंपरा में चला वही आप खाए जा रहे हो। आप अपने लिए ठीक से लड़का लड़की, जीवन साथी चुनना नहीं जानते, तो आप तो वही इंसान हो ना। अब आप बताओ सही से सरकार कैसे चुन लोगे? बस आप इतना करते हो कि आप कहीं जाकर वोट डालाते हो और आशा करते रहते हो कि अब कुछ बदलाव आएगा। जब बदलाव आता नहीं तो कभी 5 साल में, कभी 15 साल में आप ऊब जाते हो। सिर्फ ऊबे हो आप, बदले नहीं हो, ऊबे हो। आप ऊब जाते हो और विपरीत ध्रुव पर जाकर कूद जाते हो। पर विपरीत ध्रुव पर आप भले कूद गए हो, आप अभी भी वही हो जिसको चुनना नहीं आता। आप फिर से ऊबोगे और फिर कोई नया विकल्प या नई बीमारी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप एक बीमारी से कूद करके दूसरी बीमारी चुन लोगे। और याद रखिए, मैं पार्टियों को और विचारधाराओं को बीमार बाद में बोल रहा हूं, मैं मतदाता को बीमार बोल रहा हूं। ये जो आम आदमी है ना, ये बीमार है और अपने लिए ये अलग अलग तरह की बीमारियां चुनता रहता है। इट्स अ प्रोसेस। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव की एक प्रक्रिया शुरू हुई। पहले देश गुलाम था, आजाद हुआ। आजादी के बाद में व्यवस्था हमने चाहे अडॉप्ट की हो, चाहे जैसे भी हो, एक व्यवस्था बनाना जरूरी है। और इस लोकतंत्र को बड़ा खूबसूरत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों की सरकार का एक अलग ढांचा है, केंद्र का अलग है, विपक्ष की अलग मजबूती है। तो एक सामंजस्य बना रहता है, चेक एंड बैलेंस भी बना रहता है। कोई गलत करता है तो विरोध करने के लिए दूसरा है, सही भी करता है तो चेक करने के लिए दूसरा है। अब इस व्यवस्था में अगर हम जनता को जिम्मेदार ठहराएं या कहें कि वो बीमार है या नशे में है, तो ये लोग तो ऐसा सोचेंगे कि आचार्य जी ने ये बात कह दी है, बस पता नहीं गलती सबसे बड़ी हमारी है। और नेता भी वहीं से निकल रहा है, नेता यहीं से निकलेगा, बीच से। नेता कहीं बाहर से एलियन नहीं आता है। तो किसी को अगर स्पष्ट ना हुआ हो तो मैं और दोहरा के बोल देता हूं, हाँ, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। व्यवस्था माने क्या होता है? व्यवस्था स्वयं तो चैतन्य होती नहीं ना। आपने बहुत सुंदर अपने लिए संविधान ग्रहण करा है, बहुत सुंदर संविधान है वो, पर संविधान क्या करेगा? उसके पास अपनी कोई चेतना नहीं है। वो एक व्यवस्था है, वो आपको कुछ याद दिलाने के लिए है, वो आपके अधिकारों की सीमा रोक देता है और वो आपको कुछ कर्तव्य प्रदान कर देता है। लेकिन जो कुछ भी करता है वो आपके साथ और आपके लिए करता है। आप अगर खुद ही अड़े हुए हो कि अपना नाश ही करना है तो संविधान आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि संविधान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो व्यक्ति को जा करके भीतर से प्रकाशित कर दे। संविधान आपको किसी और के अत्याचार से बचा सकता है। कोई आके आपके अधिकारों का अतिक्रमण न कर दे, कोई आपको यूं ही जेल में न डाल दे, कोई आपका काम धंधा न बंद करा दे, कोई गलत आधार पर भेदभाव न कर दे, आपकी नौकरी न छीन दे। ये सब काम तो अधिकार कर सकता है कि दूसरे के शोषण से आपको बचा दे, पर आप यदि खुद ही अपने दुश्मन हो तो इसमें संविधान क्या करेगा? इसको स्पष्ट करिए ना कि ये इसको चुने, उसको, किसी को भी चुनते आप बात यही बोलते, तो फिर किसी को ना चुने ये काम कैसे चलेगा? इस व्यवस्था की बात। पहले जिसको चुन रखा है, वो पहला जिसको आम आदमी चुने हुए ही बैठा है, उसको अनचुना करना पड़ेगा। अनचूज, वो ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले हमने किसी सरकार को नहीं चुना है, किसी दल को नहीं चुना है, किसी विचारधारा को नहीं चुना है। जानते हो ना सबसे पहले हमने किसको चुना है? सबसे पहले हमने खुद को चुन रखा है। मैं जैसा हूं ठीक हूं। मैंने अपने अहंकार को चुन रखा है, मैंने अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने पूर्वाग्रहों को चुन रखा है। और जब तक हमने उसको चुन रखा है तब तक अब
अब उसके बाद चुनाव की कोई संभावना शेष बचती नहीं है, चुनने का काम पूरा हो गया। आप ऐसे समझिए कि संविधान की आप बात कर रहे हो, संविधान एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी हो सकता है, गाड़ी है, बहुत अच्छी चीज है, पर उसके पास अपनी चेतना नहीं है ना। बहुत अच्छे से बनी हुई, डिजाइन, वेल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है आपके पास, पर अगर भीतर ड्राइवर ही बैठा हुआ है नशा करके तो भिड़ाएगा ही। इतने अच्छे प्लेन्स होते हैं, अब हम जानते हैं ज्यादातर जो क्रैशेस होते हैं, है ना, वो ह्यूमन एरर से होते हैं। आप इतना खूबसूरत प्लेन बना लीजिए, वो अभी भी क्रैश कर सकता है। इसी तरीके से आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इजाद कर लीजिए, उसका भारी से भारी दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि करने वाले तो हम ही है ना। जब हमें हमारी ही खबर नहीं, तो आप हमें अगर ड्राइविंग का अधिकार दे दोगे हम गाड़ी भिड़ा देंगे, आप हमें वोटिंग का अधिकार दे दोगे हम देश डुबो देंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अपने अधिकारों का हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि हम अहंकार हैं। सबसे पहले हमने उसको वोट दे रखा है, उसको चुन रखा है, और वो कहता है कि अपने अंधे लक्ष्यों और अनपरखे स्वार्थों के लिए जो करना है सब करो। उसको बोलता है कामना, उसको बोलता है मान्यता, उसको बोलता है आइडेंटिटी, मेरी पहचान। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, वो वोट भी डालाएगा, वो सरकार बना भी देगा, सरकार पलट भी देगा, वो शादी भी कर लेगा, तलाक भी दे देगा, वो एक काम शुरू कर देगा, दूसरा व्यापार बंद भी कर देगा, वो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। वो आज इसको पूजता था, कल उसको पूजना शुरू कर देगा, लेकिन ले देकर सबसे पहले वो खुद को ही पूज रहा है। वो किसी पर भी सवाल उठा सकता है, वो किसी का भी तख्ता पलट सकता है, वो अपने ऊपर सवाल नहीं उठाता। आत्म जिज्ञासा, आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान, इससे वो सबसे ज्यादा घबराता है और सोचता है कि विकल्प में अगर बड़ी भारी वो व्यवस्थाएं खड़ी कर लेगा, कहेगा कि इधर ये लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। न संविधान बचा सकता है, न न्यायपालिका बचा सकती है, न मीडिया बचा सकती है, न टेक्नोलॉजी बचा सकती है, न सरकारी नीतियां बचा सकती हैं। लोकतंत्र को बस लोक ही बचा सकता है, और लोग आप हैं। और आप अगर खुद अंधेरे में हैं, अगर आपने खुद नशे का चयन कर रखा है, तो बड़ा मुश्किल है कि अब आपको बचाया जा सकता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप जैसा आत्मज्ञानी मानते हैं लोगों को या चाहते हैं कि उनके अंदर एक अवेकनिंग आ जाए, वो आ गई। अब प्रैक्टिकली क्या करेंगे वो? आप क्या परिवर्तन देखते हैं? और आज के दौर में बताइएगा, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अभी क्या करते वो? जो कर रहे हैं कम से कम वो करना रोक देंगे, और उससे बड़ी भारी संभावना खुल जाएगी कुछ नया करने की। जैसे कि क्या पता, अभी तो जैसे ही मैं कुछ जैसे बोलूंगा तो आपके सामने वही विकल्प तो आएंगे ना, ले देके, जो मौजूद हैं, जो दृश्यमान हैं, और वो सारे विकल्प हमारे गलत केंद्रों से निकल रहे हैं। मैं उसका उदाहरण आपको कैसे दे दूं जो अभी मौजूद ही नहीं है, जिसको जन्म ही दिया जाएगा एक नई चेतना के द्वारा। मैंने अभी 100 तरह की गंदगी फैला रखी है, ठीक है, 100 तरह की गंदगी फैला रखी है। आप मुझसे कोई उदाहरण मांगेंगे भी तो मैं उसी से तो दूंगा, कहूंगा वो है, अच्छा नहीं, उसको हटा के वो आ जाएगा, उसको हटा के वो आ जाएगा। जी, सफाई का उदाहरण कैसे दूं मैं आपको? कभी ऐसा हुआ भी नहीं हमारे यहाँ। नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ तो है। वैसे उस उदाहरण से दे दीजिए। पर वो जब हमारी आंखों से देखा जाता है तो गंदा हो जाता है। मैं अगर आपसे कहूंगा कि उस सफाई का उदाहरण कृष्ण है कि बुद्ध है कि कबीर है, तो मैं फिर आपसे कृष्ण, बुद्ध और कबीर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे उस कृष्ण, उस बुद्ध, उस कबीर की बात कर रहा हूं जिसको आपने अपनी नजरों से देखा है और जिसकी आपने अपने मन से कल्पना करी है। हमारी आंखें उनको गंदा कर देंगी, तो इसीलिए मेरा उदाहरण देना भी व्यर्थ चला जाएगा कभी भी। इसीलिए ये नहीं पूछना चाहिए कि गंदगी हटेगी तो क्या आएगा। श्रद्धा का अर्थ है कहना, गंदगी है और जान लिया कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको हटा दो, उसके बाद जो होगा अच्छा होगा, उसके बाद जो होगा, जो ऐसा अभी है उससे बहुत बेहतर होगा। आपने इनको आरंभ में कहा कि फैंस हैं, फैंस नहीं है, छात्र हैं। और जब छात्र हैं तो हम निष्काम कर्म की, कभी श्रद्धा की, अपने गीता सत्रों में परिभाषा देते हैं कि सही काम का अंजाम सोचना ही पाप है। तो नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं सही काम करूंगा तो क्या होगा। अच्छा, पहले से उदाहरण दे दो, पहले से गारंटी दे दो, पहले से झलक दिखा दो।
पहले से हमें कुछ तो डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ प्रदर्शन दे दो ना भाई। डेमो दिए बिना माल कैसे खरीदेंगे, ये नहीं कहना चाहिए। बस ये कहना चाहिए जो सही है सो सही है, उसके अंजाम की परवाह नहीं है। जी, विकल्प से मुझे अभी याद आया कि, और जो आप बात कह रहे थे उससे मैंने कनेक्ट किया तमिलनाडु की सियासत को। एक फिल्मों के स्टार मुझे भी पसंद है, आप में से बहुत लोग उनकी फिल्में देखते होंगे, सुपरस्टार विजय भी उनको बोला जाता है। तो विजय आए, हालांकि चुनौतियां उनकी बनी हुई हैं, पता नहीं कितने दिन तक बनी रहेंगी और कितने दिन तक सरकार बट आए वो। इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी आई थी एक बार। हम जब पॉलिटिकल विकल्पों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन लोग नई संभावनाओं को पैदा कर रहे हैं, यानी राजनीतिक दलों के बीच में एक दल और खड़ा हो जाता है। जनता के विकल्प चुनने का आधार, एक आप जो कह रहे हैं वो एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन वर्तमान में उन्हें जो लोकप्रिय लगता है, जो उनके दिल में होता है, उस पर वो भरोसा जताते हैं कि हमें एक फेस चाहिए। और वहां की तो राजनीति रही है, एमजीआर के बाद जयललिता और अभी विजय ने उसको दोहराया है। तो आपको लगता है कि इस तरह के विकल्प जो है वो भी इसी मानस मन से निकल कर आ रहे हैं, और इनका क्या आधार मानते हैं? स्क्रीन आधार है। देखिए, जब इंसान खुद से बचना चाहता है ना, तो और दिशाओं में भागता है, और उनमें से एक बड़ी आकर्षक दिशा होती है स्क्रीन। जगमग चकाचौंध लिए हुए स्क्रीन। जो तमिलनाडु में हुआ, एक तरह से वो ईमानदारी की बात है। दक्षिण में होता रहा है हमेशा से, तमिलनाडु में होता रहा है, आंध्र में होता रहा है, कि जो स्क्रीन पे नजर आता है उसको देवतुल्य मान लिया जाता है। मैंने उसको ईमानदारी की बात क्यों बोला? क्योंकि होता तो यही उत्तर भारत में भी रहा है। जब हमें खुद का ही पता नहीं होता तो हमें कौन सा अपने नेता का पता होता है? हम मरते तो उसकी छवि पर ही है ना, और छवि माने स्क्रीन, छवि माने स्क्रीन। तो इसीलिए उत्तर भारत में भी जो नेता रहे हैं और आज भी जो हैं, वो भी अभिनेता ही हैं, सब अभिनय ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो खुले तौर पे अपने आप को अभिनेता बोलते नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि उन्हें चुनाव जीतना है तो पहले पिक्चर बनाएंगे, और पिक्चर के डायलॉग ऐसे होंगे कि जिनका एक राजनीतिक भी अर्थ होगा, उस अर्थ में डबल मीनिंग होंगे, और फिर चुनाव में खड़े होंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर भारत में ऐसा थोड़ा कम हुआ है, यद्यपि उत्तर भारत में भी अभिनेता लोग चुनाव जीतते रहे हैं, मंत्री भी बनते रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, या पता नहीं नहीं बने और बहुत कम है, बहुत इन्हें गिने हैं। सुनील दत्त साहब याद आ रहे हैं मुझे तो अभी बात करते करते। तो जब हम अपनी ही माया नहीं पकड़ पाते तो सामने वाले की माया क्यों पकड़ना चाहेंगे? याद रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सामने वाले की माया पकड़ पाते नहीं, हम उसकी माया पकड़ना चाहते नहीं, बल्कि माया तो जब हमारे सामने आती है तो हमें बहुत लुभाती है। स्क्रीन की जब बात हो रही है, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है ना, वहाँ स्क्रीन का कारोबार खूब होता है। हमें माया पसंद है भाई। स्क्रीन पर जो भी हमें कोई आकर्षित कर जाएगा, लुभा जाएगा, हम उसके दीवाने हो जाएंगे, हम उसके मंदिर भी बना देंगे। देवता क्या, वो भगवान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये काम दुनिया भर के लोग जानते रहे हैं, और भारत में दुर्भाग्य से ये काम थोड़ा ज़्यादा होता है। यद्यपि जैसे सब व्यवसाय हैं, सब काम हैं, उसी तरह अभिनय भी काम है, कला है। मुझे अभिनय से कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है अभिनेता होने से, लेकिन मुझे समस्या तब होती है जब आप जनता के सामने अभिनय कर रहे होते हैं, जब आप अपना असली रूप छुपा छुपा करके वोट ले रहे होते हैं, नेता बन रहे होते हैं। लेकिन उसमें भी मैं सबसे पहले ये जो नेता या अभिनेता है, इसकी नहीं शिकायत करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस वोटर की शिकायत करूंगा जिसको बस चकाचौंध चाहिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, क्या बोलता है, क्या अदा है, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या धांसू पंच मारा है। इन्हीं चीज़ों पर हमारी ज़िंदगी चलती रही है। हो सकता है ना आचार्य जी की उसके अंदर राजनीतिक प्रतिभा भी हो जिसका अभी तक कभी वो मुजाहरा ही नहीं कर पाया हो। एमजीआर ने किया, जयललिता ने अपने तरह की राजनीति की है, जबकि पहले स्क्रीन पर ही थे। यदि अभिनय करना या अपने आप को एक तरीके से प्रदर्शित करना
सिर्फ आपकी आपकी संवाद दक्षता का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का द्योतक है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। भाई आपके पास कुछ है बोलने के लिए जो वास्तविक है और उसको फिर आप एक अदा के साथ लोगों के सामने रख सकते हो ताकि वो बेहतर समझ पाएं, ज्यादा आसानी समझ पाएं, तब कोई समस्या नहीं है। देखिए अभी हम कबीर साहब का नाम ले रहे थे, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। कितनी ऊंची से ऊंची बात एकदम सरल करके लोगों के सामने रख देते थे। इसी तरीके से बौद्ध मत भारत में इतना फैला, जब उसके कारणों की विवेचना करते हैं तो उसमें एक बिंदु आता है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व भी छवि ही है, पर यदि व्यक्तित्व का प्रयोग करा जा रहा है बुद्धत्व के प्रसार के लिए, यदि व्यक्तित्व अब बुद्धत्व की सेवा में लग गया है तब तो ठीक है, पर ऐसा है नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। यहां व्यक्तित्व बुद्धत्व की सेवा में नहीं है, यहां व्यक्तित्व बस अहंकार की सेवा में है। तो ये समस्या है। आप जब बोल रहे थे ना तो मुझे बुद्ध वाली राजनीति भी आ रही थी याद। आजकल बुद्ध भी राजनीति का केंद्र है। बुद्ध वो वाले बुद्ध नहीं जिनकी आप बात कर रहे हैं और बुद्धत्व की बात कर रहे हैं। प्रतीक बुद्ध जो है वो आज देश की सियासत में बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। आप एक ऐसे देश की राजनीति की बात कर रहे हैं जहां पर बहुत जल्दी, तेजी से, बहुत मुमकिन है बहुत दिन में आपके नाम पर भी हो जाए। अरे अगर ये बताइए कि ऐसे समय पर जब बुद्ध को भी आप राजनीति के केंद्र में ले आते हैं, वो चेतना का विकास तो दूर गया, उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनके साथ कौन सा कलर जुड़ेगा, उनके साथ कौन सा वोट बैंक जुड़ेगा, जब ये सियासत चल रही है तो वहां आपको क्या ऐसी प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं जागृति होगी, अवेकनिंग होगी? नहीं, इससे शुभ क्या हो सकता है कि बुद्ध राजनीति का केंद्र हो जाए। इससे ऊंची, इससे शुभ कोई बात हो सकती है क्या? इससे शुभ क्या हो सकता है कि अगर राम सचमुच हमारी राजनीति के केंद्र में बैठ जाएं? हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इससे शुभ। काशी यदि वास्तव में महादेव का प्रतीक है और मथुरा श्री कृष्ण का, तो इससे शुभ क्या होगा कि राजनीति के केंद्र में धुन उठे कभी निर्वाण षटकम की, शिवोहम, और कभी भगवत गीता की, कृष्ण के नाम की मुरली बजे। इससे शुभ क्या होगा? लेकिन इससे ज्यादा अशुभ नहीं हो सकता जब इन ऊंचे से ऊंचे नामों को ले करके एकदम कोई साधारण सा औसत दर्जे का या कई बार तो बिल्कुल गिरा हुआ स्वार्थ साधने की कोशिश की जाती है। तो फिर हम क्या बोला करते हैं? लोगन राम खिलौना जाना। कि आप कैसे हो और कैसा अतल है अहंकार, अनंत खाई की तरह है। वो सत्य को भी खा जाता है, वो राम को और कृष्ण को और बुद्ध को भी नहीं छोड़ता। वो अपने छोटे छोटे बहुत क्षुद्र स्वार्थों के लिए आसमान पर भी थूक देता है। वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। ये बड़े दुर्भाग्य का, और दुर्भाग्य हटाइए, ये आदमी के लिए बड़े दुख का लक्षण है अगर वो ऐसा काम कर रहा है। जो बुद्ध का नाम लेते हो सबसे पहले उनसे कहना चाहिए आओ बैठो, राजनीति हटाओ। तुम बुद्ध की राजनीति कर रहे हो ना, तो पहले बुद्ध की बात करो। तुम्हारी राजनीति यदि बुद्ध के नाम से शुरू होती है तो बैठो पहले बुद्ध की बात करो, राजनीति अपने आप हो जाएगी। करना क्या है राजनीति का? बुद्ध तो सब राजनीति वगैरह छोड़ छाड़ के गए थे, तो पहले बुद्ध की बातें करते हैं। और अगर वो बुद्ध की बात ना कर पाए तो आप उससे बुद्ध की बात करिए, क्या पता उसकी राजनीति शुद्ध हो जाए। इसी तरीके से जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं उनका तो स्वागत करिए, उनके चरण पखारिए, उनसे बोलिए आइए हमारे घर बैठिए। बोले राम की बात करने आए हो ना, आओ राम की बात करते हैं, पहले वोट वगैरह बाद में हो जाएगा, पहले बैठो राम की बात करते हैं। और आप 99% यही पाओगे कि वो राम की कोई बात कर नहीं सकते, राम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जब वो राम की बात ना कर पाए तो आप उनसे राम की बात करिए। क्या पता जिस घटिया राजनीति में वो घुसे हुए हैं उससे उनका पिंड छूट जाए, उनका भी जीवन सार्थक हो जाए। इसी तरीके से जो लोग और आदर्शों की बात करते हैं, ये सब तो जो हमने बात करी
ये धार्मिक आदर्श हो गए, पुराने हो गए। और जो थोड़ा समसामयिक आदर्श है उनकी भी बात करी जाती है। अंबेडकर जैसे, अंबेडकर की, पेरियार की बात करेंगे, उनको बुलाइए, उनको बोलिए, बता तूने अंबेडकर को कितना पढ़ा है, बता तूने पेरियार को कितना पढ़ा है, और अगर तूने नहीं पढ़ा तो ये किताबें ले। हाँ, मेरी लाइब्रेरी में अंबेडकर भी हैं, पेरियार भी हैं, मैं अपनी ओर से किताबें आपको देता हूँ, आप इनको पढ़िए। क्या पता आपका चित्त भी कुछ शुद्ध हो जाए ये किताबें पढ़ के, वो बहुत आवश्यक है। समस्या ये नहीं है कि वो आ गए हैं आपसे बुद्ध के नाम पर वोट मांगने या राम के नाम पर वोट मांगने, या कि फिर सेकुलरिज्म या रेशनलिज्म के नाम पर वोट मांगने, और आप बहक जाते हो, आप उन्हें वोट दे देते हो। समस्या ये है कि वो वोट मांगने आया है और राम को और बुद्ध को और पेरियार को नहीं जानता, और जिससे वोट मांगने आया है वो खुद भी नहीं जानता, ना राम को, ना बुद्ध को, ना कृष्ण को, वो खुद भी नहीं जानता। ना उधर कोई जानने वाला, ना इधर कोई जानने वाला, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वो आकर के कह रहा है कि बुद्ध के नाम पर वोट दे दो, अब हम बुद्ध के नव अनुयायी हैं। वो कह रहा है कि कृष्ण के नाम पे वोट दे दो, और आप, अरे भाई, आपको भी अगर पता होता, अगर वोटर को रामत्व, कृष्णत्व, बुद्धत्व का वास्तविक अर्थ पता होता, तो जो लोग उसको इन नामों से फुसलाकर उसका वोट ले जाते हैं, क्या वो फिर अपना वोट यूं बिकने देता? बोलो। तो बोलिए, क्या मैं उसको दोष दूं जो आकर के आपसे कह रहा है कि देखो बुद्ध का ऐसा, बुद्ध का वैसा? हम भी तो चैतन्य लोग हैं भाई, हमें क्यों नहीं बुद्ध का कुछ पता? और बुद्ध की हमसे कोई चर्चा करने आया है, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि आया तो कोई बुद्ध की राजनीति करने। आओ बैठो, बुद्ध की राजनीति करते हैं, आओ बैठो, बताओ कहाँ से? त्रिपिटक खोलें, क्या करें, कैसे करनी है बात? बोलो, जातक कथाएं खोलें, उतना तो तुम्हें पड़ेगा। बोलो क्या? अरे कुछ भी नहीं, तो चलो आर्य सत्य से ही शुरू कर देते हैं। इतनी तो बात हो। यहाँ तो क्या करा है, स्लोगन बना दिया, एक चुनावी नारा बना दिया, इन ऊंचे नामों को भी, और इंसान ने खुद को गिरा लिया। बात यहीं तक सीमित नहीं है आचार्य जी, बात यहाँ पर भी है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन्हें बुद्ध भी पता होना चाहिए, इन्हें शास्त्र भी पता होना चाहिए। बात और गहरे जाती है तो उन लोगों तक जिन्हें वोट देना है। अगर महिलाओं को 1,500 के बजाय 2,500 रुपये महीना दिया जा रहा है, अगर कोई और योजना शुरू की जा रही है, या किसी को घर बैठे अनाज मिल रहा है, ये सारी चीजें उन्हें अपील भी कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड हर चुनाव में देखने को मिला। और नीचे भी हो रहा है, जो पंचायत स्तर के हो रहे हैं ना, उसमें भी थोड़े थोड़े तरीके से करके महिलाओं को लुभाया जा रहा है। वहाँ छोटी चीजें होती हैं, वहाँ भी चल रहा है ये। लेकिन क्या इन लोगों से ये अपेक्षा थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी कि दर्शन का ज्ञान इनको भी हो, और ये वो दार्शनिक इनके पास आ रहे हैं और ये दर्शन बैठाकर उनको जिसे जीना है उससे ये अपेक्षा क्या ज्यादा हो जाएगी कि होश में जियो? जिसे जीना है उससे ये उम्मीद ज्यादा है क्या कि होश में जियो? पूछ रहा हूं। नहीं। तो ये ज्यादा कैसे हो गई? मैं देखता हूं महिलाओं की ओर और कहता हूं कि तुम्हारे साथ चुनावी क्षेत्र में भी तो वही हो रहा है जो गृह क्षेत्र में होता है। बिकते तो पुरुष भी हैं, अहंकार का काम ही है बिकना और खरीदना, वहां बस यही है, क्रय विक्रय। लेकिन पुरुष जब बिकता है तो उसको बोलते हैं नौकरी के लिए बिक जा, धर्म के लिए बिक जा, उसको ये बातें, आ जमीन के लिए बिक जा, उसको ये सब लुभावने बातें दिखाई जाती हैं कि ये सब देंगे तुझे, आ वोट दे दे अपना। तो बिकता पुरुष भी है, पर उसकी बोली थोड़ी ऊंची लगती है। महिला को सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, 1,000 रुपया, प्रेगनेंसी बेनिफिट, महिला इन चीजों पे बिक रही है। और क्यों? क्योंकि घर में भी उसके साथ यही चला है। बात चुनावी क्षेत्र की नहीं है, बात उसके व्यक्तिगत क्षेत्र की है। जैसे वो खुद को जानती नहीं रही है, अपना मूल्य कभी पहचानती नहीं रही है, तो सदा से छोटी छोटी बातों पर बिकती रही है, वैसे ही आज वो अपना वोट भी बस चंद रुपयों के लिए बेच देती है। आक्षेप महिला पर कोई नहीं लगा रहा हूं अकेला, पुरुष भी यही कर रहा है। पर सोचो तो, पुरुषों से जब बात की जाती है तो मुद्दा बेरोजगारी का होता है अक्सर। कहते हैं ना, अच्छा ये सब आए हैं बेरोजगार युवा, तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करा नेताजी ने? कह रहे इतनी नौकरियां खुलवा देंगे सरकारी।
आपने कभी नहीं सुना होगा कि बेरोजगार युवतियों के लिए क्या किया। बेरोजगार युवतियों के लिए क्या किया? सामूहिक विवाह, ताकि पिताओं के ऊपर कन्यादान का जो बोझ है वो हट जाए। तो ये क्या कर रहे हो इस तुम? पे हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये कितना दुखद है, अभी रियलाइज हो रहा है ये चीज। ये क्या कर रहे हो? कुछ नया नहीं कर रहे हो, मैं चौंकता भी नहीं। वही कर रहे हो जो परंपरा से लगातार अपने घर में ही अपने साथ करवाते आए हो, वही आज चुनावी क्षेत्र में भी तुम्हारे साथ हो रहा है। सोचो तो कि किस चीज पे एक साइकिल दे दी जाएगी और वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि पता नहीं क्या दे दिया मुझे। तुम्हें गैस के सिलेंडर में 100 रुपया कम कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल अघा जाती है, मजा आ गया, 100 रुपया कम कर दिया। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी चेतना का यही मूल्य है। पहली बात तो 100 रुपए क्या, करोड़ क्या, अरब के लिए भी नहीं बिकना चाहिए। लेकिन अगर बिक ही रहे हो तो ये भी तो देख लो कि तुम्हारे घर का जो पुरुष है उसकी बोली 10 गुना ज्यादा लग रही है, तुम इतने कम में काहे को बिक रहे हो? बात कुछ आ रही है समझ में? स्त्री ने अपना मूल्य करना कभी जाना नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता कभी रही नहीं है। वो पैदा तो होती है बच्ची, लड़की, और उसके बाद वो जो बनती है वो उसे पुरुष द्वारा ही बनाया जाता है। आप कहेंगे नहीं, फलानी है उसके घर में तो ज्यादातर औरतें ही औरतें थीं, कोई लड़की है उसकी परवरिश सिर्फ औरतों ने ही करी है। वो जो औरतें हैं जिन्होंने उस लड़की की परवरिश करी, उन औरतों को पुरुष ने बनाया है। बनाने वाला पुरुष ही है, कर्ता धर्ता पुरुष ही है। आज फिर भी कुछ बाप ऐसे होते हैं या पति ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि साहब हम प्रोग्रेसिव हैं, हम बड़े दिल के हैं, बड़े उदारवादी हैं। तो हम तो कहते हैं जाके सबसे भिड़ जाओ और किसी के सामने दबना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं। हाँ, किसी के सामने दबना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, लेकिन पति और बाप के सामने जरूर झुकना। जाके दुनिया भर में लड़ लो और जाके फिर पति के सामने बिछ जाओ, ये वहां पर तुम्हें कोई आजादी नहीं है, वहां कोई आजादी नहीं है। आज समझ में आ रही है? खूब पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो, उससे अच्छा वर मिलेगा। कई बार तो वो पढ़ी लिख इसलिए रही होती है कि जितने दिन अभी उसके लिए लड़का खोजा जा रहा है उतने दिन में तू चल कोई डिग्री पूरी कर ले। यही चलता आया है और अब यही काम चुनावी क्षेत्र में हो रहा है। जैसे उसका मूल्य कभी नहीं लगाया गया परिवार द्वारा, समाज द्वारा, उसी तरह उसका मूल्य अब राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा नहीं लगाया जा रहा, लगाया जा रहा है वही कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के भाव। पर फिर किसी को दोष नहीं दूंगा, मनुष्य है स्त्री, और प्रत्येक मनुष्य का दायित्व होता है कि वो अपनी मुक्ति के लिए स्वयं उत्तरदायी रहे, स्वयं संकल्पित रहे। मनुष्य है, उसको बार बार महिला, नारी, स्त्री बोलना ये सब भी कुछ सुहाता नहीं ज्यादा। आप इंसान हो, पैदा हुए हो, कुछ दिन के लिए हो, मर जाओगे। मरने से पहले आज़ाद उड़ना है कि नहीं उड़ना है वो आपका अपना फैसला होता है। किसी को दोष मत दीजिए, ना परंपरा को, ना इतिहास को, ना अपने शरीर को, ना समाज को, ना पितृसत्ता को, ना नेताओं को, ना व्यवस्थाओं को, किसी को नहीं दीजिए। आप यदि अपने आप को दमित पाती हैं, कैद में पाती हैं, तो ये सारी कारा तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। दूसरा अगर चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर सकता। एक सीमा पर जाकर सब सहायता रुक जाती है, उसके आगे आपका अपना सार्वभौम क्षेत्र है, आपका अपना जीवन है। आपको तय करना है कि आपको आज़ादी चाहिए कि नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं कि बाहर की जितनी भी मदद आती है वो एक जगह रुक जाती है। आप अगर मुक्त होना चाहती ही नहीं है तो बाहर से कोई आएगा भी आपको मुक्त कराने तो आप मदद के लिए बढ़ते हुए हाथ को भी अस्वीकार कर दोगे। उसके आगे भी जा सकते हो, मदद के लिए जो हाथ बढ़ रहा होगा उसको मरोड़ दोगे, ये भी कर सकते हो, क्योंकि फैसला आपका है। मनुष्य हो आप, चेतना और जिंदगी आपकी है। वोट बैंक की बात करते हैं ना, ये तो ठीक है कि एक ये आपने जो बातें कही इससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ, इससे बहुत कनेक्ट भी कर रहा हूँ, सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं का वोट प्रतिशत, महिलाओं के वोट की शक्ति, एक तो वो बड़ी तादाद में वोट के लिए निकलती हैं, उन्हें अपने वोट की ताकत समझ में आ गई है। उनको क्या मूल्य दिया जा रहा है वो उतने महत्व का नहीं है जितना उनके वोट का मूल्य है, क्योंकि पुरुष महिला का भेद हो सकता है, पुरुष महिला के वोट का कोई भेद नहीं है, बल्कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अब चुनाव की तस्वीर को बदल दे रहा है।
देखिए, ये बात अच्छी भी हो सकती है और बहुत खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि महिला वोटर है। अब ये जो वोटर है, अगर ये गलिबिल है, गलिबिल माने इसे बहुत आसानी से बहकाया बरगलाया जा सकता है। अगर ये जो वोटर है, 50% वोट हैं महिलाओं के, और बड़ी संख्या में आपने कहा कि पुरुषों से ज्यादा अनुपात में निकल रही है वोट देने को भी, ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत शुभ भी हो सकती है और खतरे की भी हो सकती है। क्योंकि अब ये जो वोट देने नया वोटर निकल रहा है, जो लिंग से स्त्री है, ये चेतना से कैसा है? अगर ये ऐसा है कि भावपूर्ण नारे लगा करके इसको भ्रमित किया जा सकता है, अगर सुंदर और रंगीन नज़ारे दिखा दिखा करके इसको आकर्षित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, तो ये बात लोकतंत्र के लिए कुछ अच्छी नहीं हुई ना। उसके बाद तो नेता को बस ये करना है कि सुंदर बनकर सामने आना है, मन भावन बातें बोलनी है, कुछ वादे करने हैं, कुछ नारे सुनाने हैं, कुछ गीत सुनाने हैं। और ये जो 50% वोटर है, खतरा खड़ा हो जाएगा कि अगर ये वोटर चैतन्य नहीं है तो ज्यादा आसानी से बहक जाएगा। दूसरी बात, महिला जब वोट डालने जा भी रही है तो वो मन से कितनी स्वाधीन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वोट उस महिला का नहीं, उस घर का है, उस मोहल्ले का है, उस समाज का, उस समुदाय का है, उस जाति का है, उस पंथ का है। आप ये तो कह रहे हो कि महिला वोट डालने जा रही है, पर क्या हमें ये पता है निश्चित रूप से कि वो वोट उस महिला का, उसके पति का नहीं है, या उसके बाप का नहीं है, पूरे घर का नहीं है? घर में ऊपर जो मुखिया बनकर बैठा हुआ है, उसने आज्ञा जारी कर दी है और वही आज्ञा जाकर के महिला का वोट बन गई है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? महिला अगर ये फिर कहती भी है कि नहीं, मेरा वोट तो अपना है, मेरा स्वतंत्र वोट है, मैं जागरूक महिला हूं, मैं आज़ाद महिला हूं, तो ये तो बता दो कि तुम्हारी जागरूकता और आज़ादी का मतलब क्या है। अगर कोई आकर के तुमसे लुभावनी बातें करके, चित्ताकर्षक बातें करके, तुमसे मीठी बातें करके, तुम्हें भावुक करके तुमसे गलत फैसले करा ले जाता है, यही काम तो सब विक्रेता कर रहे हैं ना। आपने देखा है आफ्टरनून में टीवी पर जो आता है मामला, वो ज्यादातर दोपहर के जो सोप्स वगैरह होते हैं वो महिलाओं के लिए होते हैं। आपने देखा है ना किस बौद्धिक स्तर के होते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो भी कुछ कोई महिलाओं को बेचना चाहता है, वो ये तय करके चलता है कि महिलाओं की बौद्धिकता का स्तर तो नीचे का होता है। आपने देखा है ना ये सब। आपने देखा है महिलाएं जो भी चीजें खरीदती हैं उनके विज्ञापन भी कैसे होते हैं, जैसे किसी बच्चे को लुभाया जा रहा हो। विज्ञापन दाता भी महिला की बौद्धिकता को बहुत कम करके आंक रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो सफल हो जा रहा है। महिलाएं उसे सफल होना दे रही हैं। जब एक फिल्म बनाने वाला, जब एक साड़ी बेचने वाला, जब एक साबुन बेचने वाला, जब एक टीवी सीरियल बेचने वाला आपको आकर लुभा ले जाता है मीठी मीठी गोल गोल भावना प्रधान बातें करके, तो कोई नेता भी तो आके आपसे गोल गोल मीठी मीठी बातें करके आपको लुभा ले जाएगा ना। अब बताइए, ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छी हुई या खतरे की हुई? तो महिलाओं का बड़ी संख्या में बाहर निकलना प्रथम दृष्टया तो शुभ बात है, पर उसके आगे खतरा भी है। महिला को जगना पड़ेगा। हमें एक चैतन्य वोटर चाहिए, चैतन्य वोटर, मनुष्य जो सोच सकता हो, जो समझ सकता हो, जो अपने शरीर का और समाज का गुलाम ना हो। ठीक है, फिर चाहे वो पुरुष के भेष में आए और चाहे महिला के भेष में आए। अभी मेरा जो अगला सवाल है ना, उसको ये यहाँ पे अटका हुआ है। इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उसमें ज्यादातर बातें आपने अभी जो कह दी हैं वो फिट बैठती हैं, लेकिन अब बात हो रही है 33% आरक्षण मिल जाए, इतना आरक्षण मिल जाए, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिल जाए। और हम ऐसा देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, ऐसा भी आपने ठीक कहा, चेतना से क्या हो। जयललिता जी का जिक्र किया, ममता बनर्जी अभी बेशक चुनाव हार गई, लेकिन 3 टेन्योर उन्होंने पूरे किए और यहाँ भी जमकर चुनाव लड़ी। कौन सा पुरुष नेता है जो उनके सामने टिक पा रहा था? तो महिलाओं का अभी तक जो मैंने सुना उससे ऐसा लगा कि अभी उनकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई, ऐसा शायद आपने कहा। नहीं, तो वो मुझे समझाइए कि क्या महिलाएं अभी जो मतदान कर रही, क्योंकि वो डिसिसिव हैं।
नहीं। अगर उन्होंने किसी को चुना है तो उन्होंने कितना सही डिसीजन लिया या गलत लिया? महिला की स्थिति बड़ी विद्रूप, विकृत और विचित्र रही है। उसको खुद को जानने लायक माहौल ही नहीं दिया गया है। कोई महिला यदि आपको किसी क्षेत्र में अग्रणी या सफल या नेत्री नजर आती है तो इसे अपवाद मानिएगा, इसे व्यवस्था की सफलता मत मानिएगा। ये मत कहिएगा कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है कि देखो उसमें से महिला मुख्यमंत्री एक के बाद एक निकल के आई हैं, ये मत कह दीजिएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, महिला पैदा होती है और पैदा होते ही उस बच्ची को जीवन के बारे में एक चित्र दे दिया जाता है, एक खाका, एक मॉडल दे दिया जाता है। ये है जिसमें तुम्हारी ये जगह है और तुम ऐसे ऐसे करोगी तो तुमको ये लाभ होंगे, और तुम ऐसे ऐसे करोगी तो तुम पे खतरा आएगा, नुकसान होगा, तुम्हें दंड मिलेगा। और वो यही सब कुछ अपने चारों ओर लगातार होते हुए देखती है तो इंसान ही ना। और इंसान माने वो जो माया का आसानी से शिकार हो सकता है, जिसको डराओ तो डर सकता है और जिसको लुभाओ तो लुभ सकता है। महिला लुभ जाती है, इंसान है वो भी। महिला डर जाती है, इंसान है वो भी। और उसके बाद वो जो आपके सामने जो स्त्री निकल करके आती है उसमें निजता बहुत कम होती है। उसमें समाज, संयोग, परंपरा, इनके प्रभाव ही ज्यादा दिखाई देते हैं। आप नहीं कह पाओगे कि ये एक इंडिविजुअल है। उसमें इंडिविजुअल जैसा बहुत कम है। उसके विचार बाकी महिलाओं जैसे हैं, जीवन को लेके उसकी मान्यता बाकी महिलाओं जैसी है, उसका खाना पीना और उसकी वेशभूषा, उसका अलंकरण, आभूषण सब बाकी महिलाओं जैसा है। उसकी अपने आप को लेकर मान्यता, समाज में, जीवन में, परिवार में अपने स्थान को लेकर आग्रह सब बाकी महिलाओं जैसे हैं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि महिलाएं कम विकसित होती हैं? महिला मनुष्य ही नहीं हो पा रही है। हमने उसको जिस ढांचे में रखा हुआ है, हमने उसको जिस कैद में पैदा किया और उसे कहते थे अब यहीं बड़ी हो जा, वो बड़ी हो ही नहीं पा रही है। तो महिलाएं कम विकसित होती हैं, ये कहना बात बड़ी अजीब हो जाएगी, कैटेगरी मिसमैच हो जाएगा। देखिए, विकसित कोई हुआ कि नहीं हुआ, ये बात तब न जायज होती है, ये सवाल प्रासंगिक ही तब होता है जब पहले उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी हो, कोई सत्ता हो, वो कुछ हो, वो इतनी सी है और आपने उससे कह दिया कि तुम पिंक फ्रॉक पहनोगी और गुड़िया से खेलोगी और बाल लंबे करके रखोगी, वो अभी इतनी सी है। यहीं से उसका आपने खेल खत्म करना शुरू कर दिया है और आपने उससे कह दिया है कि तुम ऐसे करके खड़े होगी, भले ही भैया कहीं भी चढ़ सकता है, कूद सकता है, दीवार के ऊपर चढ़ जाएगा, अलमारी के ऊपर चढ़ जाएगा, कूद फांद लेगा, पर तुमको ना बहुत पोलाइट और बहुत कंपोज्ड पोस्चर रखना चाहिए और बिहेवियर करना चाहिए। भैया आकर के ऐसे ही आया बाहर से, अपने कपड़े वपड़े उतार करके कूद गया, बिस्तर पे सो गया, कुछ कर रहा है, वो लड़की अभी छोटी ही है, वो अपने शर्ट के 2-4 बटन खोल ले, माँ आके उसको चाटा मार देगी, कहेगी आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय, तुम कैसे अपने बटन खोल के घूमने लग गई। अब उसके बाद हम ये भी कहें कि वो विकसित नहीं हुई है, वो मानसिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो ये बात को समझ में नहीं आती। मैं इस बात को गलत भी नहीं बोल रहा, मैं इस बात को कह रहा हूं कैटेगरी मिसमैच है। कोई बड़ा हो गया हो, किसी को स्वाधीन माहौल मिला हो, जिसे अवसर मिले हो, उसके बाद वो कहे कि भाई मैं गलत चुनाव कर रहा हूं, तो मैं उसे दोष भी दूं। जिसको आपने बचपन से ही हर तरीके से बोनजाई बना दिया, उसकी फिर हम शिकायत करें, ये बात मुझे न्याय की लगती नहीं है। जब आपसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है एक विषय को छोड़ना नहीं चाहिए, इस पे लंबा गहरा जाना चाहिए। आज हमने बात शुरू की थी पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, महिलाओं पर आए हैं और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मौका मिला तो इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं इस अवसर का सदुपयोग करते हुए कुछ और मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। खासतौर पर आप दर्शन की बात करते हैं। राजतंत्र और दर्शन दो विधाएं हैं। जैसे हम देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है, उसके अपने विशेषज्ञ होते हैं। राजतंत्र और दर्शन दोनों, हर सब्जेक्ट कहीं जाके मिलता भी है, दर्शन का महत्व रहा है, बट राजतंत्र तो राजतंत्र है,
व्यवस्था को चलाना है, विकास को चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बिजनेस को लेकर आना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये सारी चीजें और चेतना का विकास, ये कहीं मिलते हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इनको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। व्यवस्था किसी को तो चलानी पड़ेगी, किसी को तो रहना पड़ेगा वहां पर। नहीं, उनको अलग अलग करके वैसे ही देखना पड़ेगा जैसे हम अपने खाने को और अपने कपड़ों को अलग रखते हैं। आप अपना खाना अपने कपड़ों के ऊपर गिरा नहीं लेते ना, और ना आप ये करते हो कि जहां आपका खाना रखा है वहीं पर जाकर अपने कपड़े बिछा दो, ये नहीं करते ना। लेकिन आपके खाने में और आपके कपड़ों में कुछ साझा है, बोलो क्या? दोनों आपके लिए हैं, दोनों आपके लिए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को आप मिला नहीं देते। लेकिन इन दोनों में फिर भी एक मेल चलना जरूरी है। उल्टा पुल्टा खाना खाओगे तो जो कपड़े पहन रहे हो पहन नहीं पाओगे, कहोगे अरे बटन क्यों नहीं बंद हो रहा। तो आप पूछ रहे हो कि दर्शन और राजतंत्र कहां आकर मिल जाते हैं? ठीक वहां जहां से उनका साझा उद्गम है, द मैन, द इंडिविजुअल। दर्शन भी मनुष्य के कल्याण के लिए है और राजतंत्र इसलिए है ताकि वो बाहरी परिस्थितियां स्थापित हो सकें जिसमें मनुष्य का अधिकतम कल्याण हो सके, व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था तो बन सके। तो दर्शन कहता है कि मनुष्य 100 तरीके से घिरा होता है भीतर अपने। किससे घिरा होता है? बाहरी प्रभावों से घिरा होता है। और बाहरी प्रभाव ऐसे रहें कि मनुष्य आजाद हो सके, ये काम पॉलिटिकल साइंस का है, ये काम सारी साइंसेस का है। इसीलिए उपनिषद विद्या और अविद्या को साथ लेकर के चलते हैं। देखिए, समझिए, दर्शन आपने खूब पढ़ लिया, ठीक? दर्शन आपने खूब पढ़ लिया और अब आपके भीतर वो रोशनी है, चेतना है जो कह रही है साहब मुझे झंझटों से आज़ाद जीना है, मुझे निर्भीक जीना है, मुझे प्रेमपूर्ण जीना है, मुझे सहज सरल जीना है, मुझे सच्चा और दमदार जीवन जीना है। आप भीतर से तो ऐसे हो गए, और बाहर व्यवस्था कैसी है? अराजकता की, दमनकारी, शोषणकारी, भेदभावपूर्ण, बाहर ऐसी है। तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आपके सामने दो ही रास्ते रहेंगे, या तो शहीद हो जाओ या पाखंडी हो जाओ। क्योंकि अगर आप भीतर से जग गए हो और जो बाहर की व्यवस्था वो गड़बड़ है तो आपको शहीद ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप घुटने तो टेकोगे नहीं, ना हाथ मिलाओगे। अब भिड़ना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा, तो शहीद होना पड़ेगा। अब शहीद होना आखिरी बात होनी चाहिए ना भाई। जिंदगी इसलिए तो मिली नहीं है कि जल्दी से शहीद हो जाओ। शहादत का वर्ण तो व्यक्ति तभी करता है जब कहता है कि सही रास्ते में अब और कोई विकल्प बचा नहीं है, अब एक ही तरीका है कि जान दे दूं अपनी। तो शहादत तो आखिरी विकल्प होता है। दूसरा फिर आपके पास विकल्प ये बचेगा कि मैं प्रकाशित हूं पर बाहर दुनिया अंधेरे की है और जीना मुझे इसी अंधेरे में है, तो चलो अब मैं अंधेरे से हाथ मिला लेता हूं। ये पाखंड हो जाएगा। तो दर्शन आपको भीतर से प्रकाशित करने के लिए, और बाकी सब शास्त्र, सब विज्ञान जिसमें कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र सब आ जाएंगे, वो इसलिए है ताकि बाहर अंधेरा इतना घना ना हो कि आपके भीतर के दिए के सामने वीरगति के अलावा कोई रास्ता ना बचे। बात समझ में आ रही है? दर्शन इसलिए है, धर्म भी इसीलिए है ताकि आपके भीतर दिया जल सके, और बाकी सब विधाएं और विज्ञान इसलिए हैं ताकि बाहर के तूफान और अंधेरे इतने प्रबल ना हो जाएं कि दिए को शहीद ही होना पड़े। इन दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा लगातार। लेकिन इन दोनों में भी प्रमुख कौन है? दर्शन। दर्शन, क्योंकि बाहर भी आपको अगर प्रकाश लाना है तो कौन लाएगा बाहर प्रकाश? व्यक्ति ही लाएगा, आपके भीतर का लाएगा। तो दोनों चाहिए होती हैं, विद्या और अविद्या। पर इन दोनों में भी प्रथम कौन है? सदा विद्या ही प्रथम है। ठीक है? तो मनुष्य को भीतर से जगना होता है, और आम आदमी जगा ही रह सके, उसको जगे होने की पेनल्टी न देनी पड़े, उसको जगे होने का दंड न भुगतना पड़े, उसे अपनी सच्चाई का अफसोस न मनाना पड़े। इसलिए राजनैतिक व्यवस्था होती है कि जो जगा हुआ आदमी है उसको सम्मान मिले, मान मिले, स्थान मिले।
उसको अपनी जागृति का रंज न रह जाए, उसको ये ना रहे कि सब नशे में हैं, सब बेहोश हैं, मैं भी इनके जैसा होता तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ता, मैं तो बस इस बात का दंड भोग रहा हूं कि मैं देख सकता हूं और ये सब अंधे हैं, देख नहीं सकते तो खुश हैं। तो इन दोनों को साथ चलना पड़ेगा। जो राजनीति दर्शन से विमुख हो गई वो राजनीति बस अंधों की व्यवस्था स्थापित करेगी। एक सवाल छोटा सा मन में आ रहा था, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिलता है, मैं दार्शनिकों से तो बात कर ही पाता हूँ, पॉलिटिशियन से भी बहुत बातचीत करने का अवसर मिलता है। निश्चित तौर पर आपके सामने कोई पॉलिटिशियन होता तो वो आपसे प्रश्न करता कि आप दार्शनिक हैं, आप बुद्धत्व का जागरण करना चाहते हैं, चेतना का विकास करना चाहते हैं, महिलाओं को स्थान दिलाना, करिए ना, आ जाइए आप भी कर तो रहा हूं। आप भी राजनीति में आ जाइए। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, तुम मेरी गीता में आओ। वो कहेंगे ये हमारा काम नहीं है। तुम इंसान हो कि नहीं हो? इंसान के घर में पैदा हुए थे ना, होमो सेपियंस हो ना, तो तुम्हें भी अध्यात्म चाहिए। राजनेता तो तुम बाद में बने हो, मनुष्य जन्म से ही हो, मनुष्य तुम्हारा होना प्रथम बात है। तो पहले आओ, मेरे साथ बैठो, जीवन समझें, दर्शन समझें, अध्यात्म समझें, उसके बाद राजनीति बड़ी खूबसूरती से हो जाएगी। पतंजलि थे, चाणक्य थे, हर जगह हम देखते हैं कि ऋषि मुनि या दर्शन शास्त्री राजाओं के साथ में या उनको आगे, हर जगह है। आपकी रामायण महाभारत से लेके किसी भी ग्रंथ को उठा लें, कृष्ण भी उपदेश कर रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे युद्ध के मैदान में हैं, उपदेश दे रहे हैं, जिसको आप रखते भी हैं, वो दर्शन ही है। और चल रहा है वहाँ युद्ध, कर्म चल रहा है, कर्मयोग का सिद्धांत यही है। तो आप जैसे वर्तमान समय के ऋषि कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं इन लोगों का। कर ही तो रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, राजनेताओं का। घर घर में राजनीति नहीं चल रही है क्या? आपको क्या लग रहा है कि ये जितने छात्र हैं मेरे, ये सब किसी न किसी तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है क्या? सब अपने अपने मोर्चों पर युद्धरत ही हैं, सब जूझ रहे हैं, सब अर्जुन हैं। आपको 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 क्यों लग रहा है कि यहाँ जो काम हो रहा है उसका कोई व्यापक ऐतिहासिक प्रभाव नहीं होगा? बस इतना है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वो जगह अभी थोड़ा हमारे क्षेत्र से दूर है, तो यहाँ पर जो सुनामी, जो भूचाल तैयार हो रहा है, अभी आप तक उसकी खबर, उसकी आहट, उसकी लहरें पहुँच नहीं रही हैं। नहीं तो ये समझ लीजिए कि सोया हुआ आदमी जब जगता है ना तो सब बदल देता है। राजनीति तो बहुत छोटी चीज है, ये दुनिया बदल देंगे, ये सभ्यता, संस्कृति सब बदल देंगे। ये एक सिविलाइजेशनल चेंज है जो हम ला रहे हैं, उसमें राजनीति तो बहुत छोटी चीज है। राजनीति तो बदल ही जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। आचार्य जी, जब भी कोई बदलाव करने का प्रयास करता है ना, तो जिन्हें बदला जाता है वो बड़े परेशान होते हैं, और वो एक तरीके से दुश्मन की तरह सामने खड़े होते हैं। मीठी परेशानी है, कहते हैं ना, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। तो हम आप तो मस्त होकर के बैठ गए हैं यहाँ पे, देखिए वो खड़े हुए हैं, परेशानी तो झेल रहे हैं ना। हमारे लिए तो ये पंखा यहाँ पर चल रहा है, यहाँ कौन सा पंखा चल रहा है? वो वहाँ पीछे खड़े हैं, उतनी पीछे, वहाँ उनको कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा, पर फिर भी खड़े हुए हैं। हाँ, वो वहाँ और पीछे थे, उन्होंने अभी बच्चा था उसको ऊपर उठा रखा था, परेशानी झेल रहे हैं। और मुझे ये देखिए, वो देखिए 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 तो परेशानी झेल रहे हैं। और मेरा इनसे वादा कभी भी ये नहीं रहा है कि तुम्हें मेरे साथ चलने पर सुख मिलेगा। मेरा वादा बस इतना रहा है कि अगर तुम दर्द झेलोगे तो अपने बगल में मुझे खड़ा पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा सा अंतिम दौर में चर्चा को ले जाते हैं। मन में, हालांकि देखिए मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे समय का भी अभी पता नहीं है कितना हुआ है ड्यूरेशन वगैरह आपके साथ बैठकर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन विकास दो तरीके से होता है, एक आंतरिक विकास जिस पर आप काम करते हैं, चेतना का विकास, लेकिन ये जो बाहरी विकास है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना है, पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है, ये भी कुछ काम है जिनको करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप कहेंगे इन्हीं में से लोग निकल कर आएंगे, और अगर इनकी चेतना का विकास है तो वो सिस्टम अपने आप
ये आप ही से सीखा है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं लेकिन फिर भी आज जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, जब ये होगा तब होगा, उस व्यवस्था को आप पाते हैं कि हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं या कहीं रुके हुए हैं, या आपको लगता है कि कुछ और संभावनाएं विकसित हो सकती हैं? देखिए, एक रुकी हुई घड़ी भी कहते हैं ना कि दिन में 2 बार समय दिखाती सही समय दिखाती है। तो कुछ मुझे अच्छे काम, अच्छे कर्म होते हुए दिखाई जरूर देते हैं, पर उनको लेकर के मैं बहुत आशान्वित हो नहीं पाता। एक शराबी भी हो सकता है कि वो कुछ कदम तक सही रास्ते पर जा रहा हो, पर वो सही रास्ते पर अगर जा रहा है तो इसलिए नहीं कि उसके भीतर की दिशा सही है। ये संयोग है कि थोड़ी देर के लुढ़कते पुढ़कते वो सही रास्ते पे चल दिया, और थोड़ी देर में वो दाएं जा रहा था तो बाएं भी चलना शुरू कर देगा, क्योंकि नशे में तो वो तब भी था जब ऐसा लग रहा था कि वो सही काम कर रहा है। तो मैं अगर अभी कोई अच्छा काम कहीं होते देखता भी हूं तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अच्छा काम जब तक अच्छे केंद्र से नहीं आ रहा तब तक उस अच्छे काम को लेकर के बहुत आशा बैठाना अपने आप को धोखा देने की बात है। कौन सा अच्छा काम देखा अभी आपने हाल में? मान लीजिए सड़क बन गई कहीं पर, मान लीजिए एयरपोर्ट कहीं बन रहा है, मान लीजिए कहीं सफाई दिखाई देने लग गई, मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो गया। बहुत सारे काम हैं जो अगर सिर्फ उसको लोकली देखें, उसको आइसोलेशन में अलग करके पृथकता में देखें, तो आप कहोगे ये काम तो साहब अच्छा हुआ। उदाहरण के लिए आपने बीच में अभी जिक्र करना चाहा तो फिर आपने छोड़ दिया था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात। अब ये अपने आप में काम अच्छा है, इन इटसेल्फ, इंडिविजुअली, इन आइसोलेशन, ये काम अपने आप में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं इसको एक व्यापक क्षेत्र में रख के देखता हूं तो मैं कहता हूं जो 33% महिलाएं होंगी जो पहुंच जाएंगी संसद में, कौन होंगी? मैं कहता हूं महिलाएं तो अभी भी रहती हैं, कम से कम वो 8%, 10% रहती हैं, कभी कभी 14-15% भी हुई हैं वो संसद में। तो ये कौन रही हैं महिलाएं? वो ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के, नेताओं के, राजनीतिज्ञों के यहाँ की बहू बेटियां, बीवियां रही हैं, या कि पार्टियों में ही जो बहुत साधारण स्तर की कार्यकर्ताएं रही हैं, जिनको एक तरीके से आप कहिए कि भेंट दे करके ऊपर बैठा दिया गया है, वो ऐसे रही हैं। तो मुझे इसमें बहुत फिर आशा दिखती नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं उन महिला विधायकों का और सांसदों का भी जो वहां पहुंची हैं, ठीक है, पर उनमें से बहुत सारी तो ये रही हैं कि चलो चेहरा अच्छा है तो पहुंचा दें, अभिनेत्री है। थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था अभिनय से मुझे कोई समस्या नहीं, और अभिनेत्रियां भी कलाकार हैं, वो भी सम्मान के बिल्कुल पात्र हैं। लेकिन फर्क होता है ना, इंसान और इंसान में फर्क होता है ना। कोई वहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसका रूप रंग चेहरा मोहरा अच्छा था, और कोई वहां इसलिए पहुंचा है कि अभिनेता था, अभिनेता होना उसका व्यवसाय था, उसकी कला थी। अब अभिनेता से वो नेता भी हो सकता है वास्तव में, ये दो बहुत अलग बातें होती हैं। तो अगर 33% महिलाएं संसद में हो भी गई, पर वो जगी हुई महिलाएं नहीं है, वो चेरी पिक्ड महिलाएं हैं। आप बात समझ रहे हैं? जैसे अभी पंचायत स्तर पे बहुत होता है कि सरपंच जी खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो अपनी पत्नी को वो मिस सरपंच बना देते हैं, मिसेस सरपंच बना देते हैं। अब इसी तरह काम संसद में भी शुरू हो गया, तो मैं उसको तरक्की, प्रगति कैसे मानूं और कैसे खुशी मनाऊं? तो अभी मैं कोई अच्छा काम बहुत होते देखता भी हूं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो कोई बहुत खुशी मनाने की बात नहीं है। जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं जगा हुआ है, उसके अच्छे काम भी सब देखते देखते बुरे हो जाएंगे। नहीं, न्यूज़ इंडिया 24/7 पर आपका वो पूरा पॉडकास्ट है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने 33% आरक्षण के समय पर वो बात कही थी और आपने इस बिंदु को बहुत प्रमुखता से रखा था। एक और मुद्दा मेरे मन में चल रहा था, मैं चाहूँगा, क्योंकि हम चुनाव पर बात कर रहे हैं, राजतंत्र में पहले हमले होते थे, कबीलाई सभ्यता से चला आ रहा है कि एक दूसरे को अगर अपनी ताकत को बढ़ाना है तो उधर हमला करो, कब्जा करो, रिसोर्सेस को अपने पास लेकर आओ। अब हालांकि ये बहुत स्तर पर हो रहा है, ये तो अमेरिका, इजराइल, ये बहुत अलग दुनिया हो जाएगी। हमारे राजनीतिक परिदृश्य में भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अब ये युद्ध चल रहा है, एक दूसरे की इमेज को खराब करना या अपनी इमेज को बनाना, और जिसको आप कहते हैं ना कि मानस पर क्या असर पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में खुद ब खुद आ जा रहा है, ये तो डाला जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। अब जब किया जा रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, इसको कैसे बदलेंगे आप? क्या करें ये लोग?
इस एक्सपोजर में? नहीं, इसमें ऐसा लगता है जैसे जो इंजेक्ट कर रहा है, जो डाल रहा है, उसका हमने दोष बता दिया है। हम सोशल मीडिया का दोष बता देते हैं। सोशल मीडिया क्या है? व्यापार है, धंधा है, धंधा ही तो है। दुनिया में इतने धंधे हैं, उसमें से एक धंधा ये भी है, सोशल मीडिया। और कंपनियां ही तो हैं, और क्या है? तो वो तो आए ही हैं आपसे पैसा लेने के लिए, वो कोई आपका कल्याण करने तो आए नहीं है। इसी तरीके से बहुत बार मीडिया का दोष बता दिया जाता है। मीडिया क्या है? साधु है, संत है। मीडिया का सब काम आश्रमों में चलता है, मठों में चलता है। मीडिया हिमालय के ऊपर बैठ करके ज्ञान की पुस्तकें लिख रहा है, ध्यान में मग्न है। नहीं, मीडिया भी क्या है? धंधा है, व्यापार है। उनका दायित्व ही नहीं है कि वो आपको उठाएं कि उबारें। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे पहले हमें मीडिया भ्रष्ट कर रहा था, फिर सोशल मीडिया भ्रष्ट कर रहा था, अब एआई भ्रष्ट कर रहा है। एआई भी क्या है? वो भी बिजनेस है, व्यापार है। तो उनका काम कहाँ है? उन्होंने कभी आपसे कहा कि हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं? उन्होंने कहा? आप टीवी चैनल खोलते हो, उसमें कभी लिखा आता है क्या कि ये टीवी चैनल देख करके आपको अपने सब आंतरिक भ्रमों से और व्यामोह से मुक्ति मिल जाएगी? आप अपने चैनल में ऐसा बोलते हैं किसी को? बट नहीं, तो मैं इस पे एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाह रहा था। इसी मीडिया के जरिए आपकी बात भी तो जा रही है, इसी सोशल मीडिया के इस जरिए। मीडिया के जरिए नहीं जा रही है, इस मीडिया से लड़के जा रही है। जितना मुझे एल्गोरिथमिक रेजिस्टेंस मिला है वो मैं ही जानता हूं। जान लगा दी है कि एल्गोरिदम के प्रचंड विरोध के बावजूद आप तक मेरी बात पहुंच पाए। एल्गोरिदम का विरोध, मीडिया का विरोध, सबका। और विरोध सिर्फ ऐसे ही नहीं किया जाता कि हाय हाय, ब्लैकआउट, बॉयकॉट, कैंसिल, नारेबाजी। सबसे बड़ा बॉयकॉट होता है उपेक्षा, इग्नोर करना। इररेलेवेंट बना दो, इररेलेवेंट बना दो। देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए दशकों तक में कुछ था ही नहीं, इररेलेवेंट। उनमें से कईयों के लिए अभी भी मैं हूं ही नहीं, एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट। तो आप ये मत कहिए कि उसी मीडिया के जरिए मैं इन तक पहुंचा हूं। बहुत मेहनत करके पहुंचा हूं, दुनिया भर के विरोध के बावजूद पहुंचा हूं, तो अलग बात है। लेकिन मैं मीडिया को भी दोष नहीं दे रहा कि उसने मुझे इररिलेवेंट करा या कि उसने मेरा विरोध करा, क्योंकि फिर बोल रहा हूं, वो कौन से साधु संत हैं? वो तो बाजार खोल करके बैठे हुए हैं। और क्या करके बैठे हैं? और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो जो बाजार खुली हुई है उसमें एक सात्विक बाजार है और एक तामसिक बाजार है। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, विरोधी मीडिया। साहब, वो एक ही दुकान के दो काउंटर हैं। एक दुकान होती है ना, उसमें कई बार दो काउंटर होते हैं। कुछ यहां से खरीदो अपनी पसंद का माल, बाकी यहां से खरीदो अपनी पसंद का माल। तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हो कि कोई भी आएगा आपको बचाने के लिए? आप कैसे मासूम लोग हो? कभी आप सोचते हो कि कोई बाहरी व्यवस्था, राजनीति बचा देगी, कभी आप सोचते हो कि बाहर से कोई मसीहा आके बचा देगा, कभी आप स्तुति करने लग जाते हो कि गुरु आएगा आपको बचा देगा, कभी राजनेता बचा देगा, कभी सोचते हो कि मीडिया आपका तारणहार बन जाए, कभी कहते हो न्यायपालिका हमारी रक्षा करेगी। कोई नहीं करता किसी की रक्षा। आप मनुष्य हो, सर्वप्रथम अपनी मुक्ति का दायित्व तो आपका अपना है। और अगर आप अपने आप को बाहरी बंधनों में पा रहे हो तो उसका कारण बाहरी बंधन बाद में है, आप पहले हो। इसको स्वीकार करो, इस बात को। नहीं तो बस विक्टिम बने रह जाओगे। हम क्या करें? सोशल मीडिया ने हमको गलत चीजें दिखा दी। हम क्या करें? एल्गोरिदम ही भ्रष्ट है। हम क्या करें? जुडिशरी करप्ट हो गई है। अब हम क्या करें? नेता सारे चोर हैं। यही करते रह जाओगे बस। ये जितनी बातें आप बोलोगे वो झूठ नहीं होंगी, झूठ नहीं होंगी, बस प्रथम नहीं है वो सारी बातें बाद में आती हैं। हाँ, मीडिया करप्ट है, हाँ हो सकता है जुडिशरी भी करप्ट हो, हाँ हो सकता है यूनाइटेड नेशंस भी करप्ट हो, सब हो सकता है करप्ट हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उन सबसे पहले आम आदमी करप्ट है। और आम आदमी मतलब आप और मैं। हमें सुधरना पड़ेगा। हम जिस दिन सुधरने लग गए उस दिन कम से कम हमारा तो कल्याण शुरू हो गया, और फिर बात हमसे आगे बढ़ेगी। हो सकता है दूर तक जाए, दूर तक नहीं भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीनी तो हमें अपनी जिंदगी है ना। हम अपने आप को बेहतर बनाएं, हम भीतर से जगें, शुरुआत यहाँ से करें, तो फिर देखते हैं बात आगे कहाँ तक जाती है। जाएगी तो जाएगी, नहीं तो राम की मर्जी। आप जैसे लोग भी तो हैं। मतलब हम सिर्फ ये पहलू क्यों देखें कि सब कुछ बुरा बुरा चल रहा है। आप जैसे से मतलब है बहुत सारे लोग हैं जो सकारात्मक बात कर रहे हैं या दर्शन को प्रसारित करने की, इसी चेतना के जागरण की, इसी अवेकनिंग का प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक प्रयास है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो ऐसे ही एकल प्रयास किया, आदि शंकराचार्य ने भी ऐसा ही एकल प्रयास किया। ना स्वामी विवेकानंद, ना शंकराचार्य, और ना मैं तो बहुत
छोटी चीज हूं, बहुत तुच्छ नाम हूं, वो कहीं अलग नहीं हो, कहीं दूर के नहीं है, वो भी आपको बाहर से बचाने नहीं आ सकते, वो भी आपके भीतर ही बैठे हुए हैं, वो आपकी सच्चाई के रूप में आपके हृदय में है। हम क्या कहा करते हैं, हरे वो बाहर नहीं प्रकटेंगे कहीं, आस ये हरि भीतर ही, यदि स्वयं से तुम, कोई बाहर से नहीं आएगा, आचार्य शंकर भी नहीं आएंगे, विवेकानंद भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। इतने अवतार आए और चले गए, जिनको भ्रष्ट रहना था, जिनको बंधन में रहना था, वो आज भी बंधन में है। तुम्हारे ही भीतर से कृष्ण प्रकट होंगे यदि तुम स्वयं से युद्ध करो। अर्जुन होने का अर्थ होता है, आंतरिक अर्थ होता है अपने ही विकारों के प्रति, अहंकार का अपने ही प्रति युद्ध। तुम स्वयं से युद्ध करो, तब बाहर से कोई विवेकानंद आएगा कि कोई आचार्य आएंगे तो वो भी तुम्हारे काम आ पाएंगे। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, वो सब के सब तो नहीं चले गए थे ना विवेकानंद को सुनने, और आचार्य शंकर का भी बड़ा विरोध हुआ था। विवेकानंद को यूं ही इतनी कम उम्र में नहीं जाना पड़ा, और आचार्य शंकर को भी जान से मारने की क्या क्या साजिशें हुई थी वो आप जानते हो, वो भी बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। कोई वजह तो होगी ना कि दो नाम आपने लिए और दोनों ऐसे थे कि 40 भी ना देख पाए, कोई वजह तो रही होगी ना। क्या वजह थी? हम वजह हैं। और भूलिएगा नहीं, जो ऊंची से ऊंची चेतना हो सकती है वो आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको अपनी ऊंचाइयों की सुननी है या अपनी नीचाइयों की, आपको अपने बल की सुननी है या अपने डर की, ये फैसला आपको करना है। चलते चलते अंत में, अभी मैंने जितनी इकोनॉमीज को देखा है, एक तो ये दर्शन की बात होगी, अब हम वर्ल्ड लेवल पर, चाहे हम सिंगापुर को देख, बहुत कंपेयर किया जाता है अलग अलग देशों से। अमेरिका का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर जब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात आती है तो हम लोग कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर जगहों पर देखा है कि जब पावर एक सेंटर पर होती है, राजतंत्र एक सेंटर पर होता है, तो विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें रोक टोक कम होती है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है, जिसको सॉफ्ट डिक्टेटरशिप भी कई जगह पर कहा जाता है। आपको लगता है भारत के लिए किस तरह का तंत्र, मैं चाहूंगा कि ये एक एग्जाम्पल मेरे मन में आया, लेकिन आपको लगता है भारत के लिए किस तरह का राजनीतिक तंत्र ज्यादा बेहतर है या काम कर सकता है? देखिए, 2-3 आपके सामने मैं चित्र रखे देता हूं, आप बता दीजिएगा। बुद्ध चले जा रहे हैं और उनके बुद्धत्व की ये बात है कि वो गांवों से और नगरों से गुजर रहे हैं। उनका बुद्धत्व हर दिशा में लोगों के भीतर प्रवेश कर गया है। लोग खुद बुद्ध बने जा रहे हैं। वास्तविक बुद्ध की यही पहचान होती है कि उसके पास आप जब रहते हो ना, तो आपके भीतर का बुद्ध जागृत, सक्रिय होने लगता है। ठीक है, तो अपने जागरण के नाते, अपनी रोशनी के नाते बुद्ध के चरणों में आकर लोग बैठे जा रहे हैं, बुद्ध के सामने समर्पित हुए जा रहे हैं, बुद्ध को स्वामी ही मान लिया। वो भिक्षु हैं पर उन्हें कहा स्वामी, बुद्ध को स्वामी ही मान लिया। एक ये छवि है। यहां भी आप क्या पा रहे हो कि किसी व्यक्ति को लोगों ने अपने केंद्र में रख लिया, उसके सामने झुक गए, समर्पित हो गए और कहा जैसा आप कहें मालिक, जैसा आप कहें। ये पहली छवि हो गई। दूसरी हो गई कि एक फिल्म स्टार है जिसका काम है लोगों को बस लुभाना। उसने शरीर बना लिया है और मस्त तरीके से नाचता है और आकर्षित करता है, और ये गाने, वो गाने, ये अदाएं, ये सब करता है। और वो फिल्म स्टार निकलता है सड़कों पर और लोग उसके पीछे आ जाते हैं। लोग अपनी नसें काट रहे हैं, खून में भरी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, राजेश खन्ना कहते हैं उनको आती थी। ठीक है, लौट रहे हैं उनके सामने। और कोई दूर से देखे अगर, तो नजारा लगभग वैसा ही है जैसा कि बुद्ध के सामने लोग समर्पित हो रहे हैं, उनके दंडवत हैं सामने और चरणों पर बैठ रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वैसे ही दिखाई देगा। एक फिल्म स्टार है, उसके सामने ही बैठ रहे हैं। ये दूसरा नजारा हो गया। तीसरा नजारा है कि
किसी के पास कोई बहुत लुभाने वाला माल है, वो लुभाने वाला माल ऐसा हो सकता है कि फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको कोई कोई चीज दे रहा है, या वो हो सकता है आपको कोई मान्यता दे रहा है, वो हो सकता है आपको कोई वस्तु दे रहा है, या हो सकता है आपको कोई विचार दे रहा है, पर वो आपको लुभा रहा है, वो आपको लुभा रहा है, वो आपको कुछ बेच रहा है, ठीक है। और बड़ी तादाद में लोग उसके सामने खड़े हो गए हैं और जी हुजूरी कर रहे हैं, भाई भाई आप सब कुछ है हमारे, भाई 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 अब हमारे आगे आगे चलिए, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे। 3 नज़ारे हैं, तीनों ही नज़ारों में आपको दृश्य ऐसा ही दिखाई देगा जैसे सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। जहां बुद्ध है वहां भी एक तरह से सत्ता का केंद्रीकरण ही तो हो रहा है ना। राजा भी आ गए हैं, राजाओं जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है वो भी आ गए हैं और बुद्ध के सामने झुक गए हैं, तो वो भी एक तरह सत्ता का केंद्रीकरण ही है ना। कि हम कहते हैं कि साहब भारत में खास तौर पे साधु वगैरह को राजाओं से भी ऊपर कहा गया, ठीक है। कि साधु तो ऐसा होता है, राजा भी जब मरता था तो वो कैसे जाता है, कैसे कैसे चलता है जब राजा मरता है, चढ़े बांध जंजीर। और साधु क्या होता है, साधु कहते हैं बादशाह है, स्वामी है, ये राजा से ही बड़ा महाराजा है, तो वहां भी सत्ता है बहुत बड़ी। और कोई आपको लुभा रहा है, वहां भी सत्ता है। कोई आपको शरीर देख करके अपना शरीर दिखा दिखा के अपना गुलाम बना रहा है, वहां भी सत्ता है। तो ये तो इस पे निर्भर करता है ना कि लोग कैसे हैं और किस नाते किस व्यक्ति को अपनी सत्ता का केंद्र बना रहे हैं। अगर जनमानस जागृत नहीं है तो आप जिसको सत्ता का केंद्रीकरण कह रहे हो बहुत 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 खतरनाक हो जाएगा। तब वहां कोई बुद्ध नहीं होगा जिसको स्वामी माना जाएगा, तब वहां कोई लुटेरा होगा जिसको स्वामी बना लिया जाएगा, या तो लुटेरा या विक्रेता, व्यापारी। और व्यापारी भी ऐसा जो कि 10 का माल 10,000 में बेच रहा हो। बात आ रही है समझ में? मुझे इस बात से कोई प्राथमिक तौर पर समस्या नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लें और कह दें कि साहब हमने आपको अधिकार दे दिए, सत्ता दे दी। वो हो भी सकता है, सही हो सकता है, पर वो सही सिर्फ बहुत कड़ी शर्तों के साथ हो सकता है। जनमानस जबरदस्त रूप से जागृत होना चाहिए। जब वो जागृत होगा तो वो किसी बुद्ध को सिंहासन सौंपेगा, जब वो जागृत नहीं होगा तो वो किसी ठग को सिंहासन सौंप देगा, और सत्ता का केंद्रीकरण तब बहुत बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। अब बजाओ ताली। ये इसलिए थी क्योंकि आपके साथ बात करते हुए एक तेज रफ्तार पकड़ लेता है दिमाग और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक विराम बहुत ज़रूरी होता है। जितने विषय आपने आज रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक विषय को और ज़्यादा गहराई से समझने की, लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। और बेशक आपने जो बातें रखी हैं वो अभी थोड़ा क्रांतिकारी लगती हैं और लोगों को लगेगा ये होगा कैसे, लेकिन ऐसे ही होगा, ये भी समझ में आता है। बस ये विचार कितना पुष्ट होता है, लोग अपने भीतर कितना उतारते हैं, इसको कितना जीते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ तिवारी जी कि बाकी जितने तरीके आजमाने थे, आजमा नहीं लिए क्या? अभी तक भी निराश नहीं हो पा रहे हो? श्री कृष्ण गीता में बार बार क्या बोल रहे हैं? निराशी निर्ममो भूत्वा विगत ज्वर। कि भाई अब तो निराश हो जाओ अपने तौर तरीकों से। एक के बाद एक पार्टियां बदल के देख ली, कपड़े बदल के देख लिए, बीवियां और शौहर बदल के देख लिए, नौकरियां बदल के देख ली, लोगों ने तो धर्म भी बदल के देख लिए, और लोगों ने जन्म भी बदल के देख लिए। कहते हैं हमारे 8वां जन्म चल रहा है। जो कुछ भी तुम बदल के देख सकते थे तुमने सब बदल लिया, बस स्वयं को नहीं बदला। अब ये स्वयं को ही जड़ से बदलने का मार्ग भी थोड़ा अपना कर देख लो। बाकी सब मार्गों पर तो कब से चल लिए, क्या पाया है? तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट चाहिए, हमें एक डिसइल्यूजनमेंट चाहिए। जिन गड्ढों में इतनी बार गिर चुके हो उनमें और अब क्यों गिरना है? उनसे निराश हो जाओ कि इसमें कुछ नहीं रखा, अब नहीं जाना इसकी ओर। यही एकमात्र चीज है जिसका प्रयोग किया जाना बाकी है। थोड़ा इसको आजमा के ही देख लो। मैं इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर कभी अवसर मिला, क्योंकि आपका व्यस्त शेड्यूल रहता है, तो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आपसे ज़रूर बात करूंगा। लेकिन आज की बातचीत के लिए बहुत ही सुंदर क्रांतिकारी बातचीत थी।
इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत-बहुत आप सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जब आचार्य जी कह रहे थे कि हम लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े खड़े पिछले 1 घंटे से इस पूरी बातचीत को सुन रहे हैं, तो मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चुनाव से बात शुरू हुई थी, ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद थे उन तक तो बात पहुँचेगी, लेकिन इस माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ये जन जन तक बात पहुँचेगी। आपके सुझाव, आपकी टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत